आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th और सब्जेक्ट हिस्ट्री कि हम उसमें पढ़ने क्या वाले हैं। हम आज का टॉपिक ये रखते हैं कि क्लास 9th में हम क्या पढ़ने वाले हैं और उसी पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो फर्स्ट कि जब भी हम अखबारों में, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कोई भी घटना हो सकती है, तो हम क्या उसके इतिहास के बारे में सोचते हैं? शायद नहीं सोचते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी और जो घटनाएं हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं या परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, ये दुनिया कैसे बदल रही है, हम सोचते तक नहीं। तो आज के टाइम पर जो पाठ्य पुस्तक है, चाहे वो 9th की हो या 10th की, हम इतिहास की बात कर रहे हैं, उसका मुख्यतः जोर यही बताने पर है कि समकालीन विश्व कैसे बना, जो आज हम देख रहे हैं कैसे डेवलप हुआ और भारत को विश्व के साथ जोड़कर समझ पाएंगे। क्योंकि आज जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं, एलपीजी आने के बाद 1990 में कि सभी देश की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ गई हैं, जिस कारण अगर किसी एक कंट्री पर प्रभाव पड़ेगा तो साधारणतः दूसरी भी कंट्री पर प्रभाव पड़ेगा। बाकी इतिहास को कभी भी किसी एक देश की भौगोलिक सीमा से बांध करके नहीं रखा जा सकता या नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इतिहास भी अंतः संबंधित होते हैं या कह लें जुड़े होते हैं। हम ना तो राष्ट्र के बिना लोगों की बात कर सकते हैं और ना ही लोगों के बिना हम राष्ट्र की बात कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस इतिहासकार फ्रांसीसी इतिहासकार हैं फॉर्नेट बार्नेट, जिनके शब्दों को अगर मैं बोलूं कि राष्ट्र के बिना विश्व की बात नहीं की जा सकती। हम इस पाठ्य पुस्तक में भारत के इतिहास से लेकर के आपको यूरोप के इतिहास तक की बात बताएंगे, और यूरोप के इतिहास को ही नहीं सिर्फ बताएंगे बल्कि इंडोनेशिया यानी कि पूर्वी एशिया के भी इतिहास के बारे में हम बताएंगे। साधारणतः जब इतिहास की बात की जाती है तो हमेशा इतिहास में पश्चिम के इतिहास को प्रमुखता से जगह दी जाती है। मतलब कि जो कुछ भी परंपराएं हों, मान्यताएं हों, सभ्यता का विकास हो, ऐसा लगता है जैसे पश्चिम से ही सब कुछ शुरुआत हुआ। लेकिन हम उस दृष्टिकोण को परिवर्तित करेंगे। हम इतिहास में सिर्फ पश्चिम के आधुनिकीकरण की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि हम हर एक वो छोटे तबकों की भी बात करेंगे जिनका आज हम समकालीन स्वरूप जो हम देख पा रहे हैं, उनमें उनका भी योगदान था। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? कि हम उनका भी अध्ययन करेंगे जो आज हम बदलता हुआ स्वरूप विश्व का देख पा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जो दक्षिण अमेरिका के लोग हैं या अफ्रीका के लोग हैं वो आलसी हैं, वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं हैं, और उनको इसी तरीके से इतिहास में प्रस्तुत किया गया। तो हम 9th और 10th के इतिहास में जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें न सिर्फ यूरोप के इतिहास की बात की गई है, न सिर्फ एशिया के इतिहास की बात की गई है, बल्कि समाज के उन तबकों की भी बात की गई है, उन कामगार, कृषक, घुमंतू, चरवाहों की भी बात की गई है। अगर मैं शुरुआत करूं क्लास 9th के हिस्ट्री की बात, तो स्टार्टिंग होती है प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति। हम आपको पढ़ाएंगे फ्रांसीसी क्रांति से कैसे फ्रांस के स्वरूप को बदला, कैसे फ्रांस में डेमोक्रेसी आई, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद
और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दूसरा जो अध्याय है वो यूरोप में कैसे समाजवाद की एंट्री हुई, कैसे समाजवाद यूरोप में आया। और दूसरा रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे कि रूस में कैसे क्रांति हुई 1917। और इसके बाद जो अध्याय पड़ेगा जिसमें नासियों के बारे में बताया गया है, हिटलर के बारे में बताया गया है, कैसे हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रताड़ना दी और कैसे अपनी इच्छा शक्ति से पूरे यूरोप को जीतना चाहा। और इसके बाद हम चरवाहों की भी बात करेंगे, इसमें कृषक की भी बात करेंगे, घुमंतुओं की भी बात करेंगे, कैसे समकालीन विश्व का जो आज हम रूप देख रहे हैं उनमें उन तबकों का भी क्या कितना और सहयोग है। और अब तो वो 2 चैप्टर नहीं है जिसमें खेल के भी इतिहास सम्मिलित हैं, तो खेल के इतिहास तो नहीं है, 2 चैप्टर हट गए हैं, तो बस इतना ही 9th क्लास में। और अगर हम 10th क्लास की बात करें तो नेशनलिज्म इन यूरोप कि कैसे यूरोप में राष्ट्र प्रेम की राष्ट्र भावना जागृत हुई। उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया में राष्ट्रवाद कैसे फला फूला। तो हम अगर क्लास 10th की बात करें तो हम सीधे जो हमारा चैप्टर है दूसरा, जिसमें 1915 में गांधी जी की एंट्री के बाद से ही सारी चीज़ें उसमें दे रखी, जलियांवाला बाग कांड हो, चाहे वो सविनय अवज्ञा हो, चाहे वो असहयोग हो, चाहे वो भारत छोड़ो। और इसके बाद कैसे विश्व बदला, कैसे ट्रेवलिंग से, यात्राओं से कैसे विश्व का स्वरूप बदला, हम उन परिवर्तनों के भी बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद कैसे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैसे औद्योगिकीकरण या प्रोटो औद्योगिकीकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हम इन सब के बारे में। और जो लास्ट चैप्टर है प्रिंट कल्चर, कि प्रिंट कल्चर ने कैसे चेंज किया, कैसे कागज ने भारत में या किसी भी देश में कैसे आमूल परिवर्तन कर दिए, कैसे एक सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में कक्षा 9वीं और 10वीं की हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी लगभग 1.5 साल हो गए, 1.5 साल के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आप लोग का सपोर्ट मिला तो मैं इतनी बेहतरीन तरीके से हिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो चारों सब्जेक्ट, है ना, कि पूरी तरीके से दिमाग में आपके घुस जाएगा। तो देखिए हमारी क्या है अप्रोच, क्या है पढ़ाने का, कि 2 तरीकों से पढ़ाते हैं। एक तो पढ़ाने की अप्रोच है हॉरिजेंटल और दूसरी है वर्टिकल। एक तो हॉरिजेंटल, दूसरी वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल में क्या होता है बेटा कि जब हम इतिहास को, अलग अलग इतिहास को, अलग अलग देश के अलग अलग चीज़ों के इतिहास को जब हम जोड़ करके पढ़ाते हैं तो उसको मैं बोलता हूँ वर्टिकल अप्रोच, हॉरिजेंटल अप्रोच। और जब हम अलग अलग हिस्ट्री को पढ़ाते हैं तो क्या होती है वर्टिकल अप्रोच। लेकिन ना ही हमारा सिर्फ एक अप्रोच से काम नहीं चलने वाला, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजेंटल हो, क्योंकि हम अलग अलग चीज़ों को डिप करके ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए जब हम इतिहास को जोड़ करके पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें हॉरिजेंटल अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। तो अगली जो वीडियो तो काफ़ी आएंगी, लेकिन अगली जो वीडियो बहुत ही बेहतरीन बनने वाली है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन पे बनने वाली है, फ्रांसीसी क्रांति पे बनने वाली है। जब 14 जुलाई 1779 मतलब कि 14 जुलाई 1789 का वो दिन जहाँ से स्टार्ट होती है और फिर वहाँ से लेकर के हम कृषक, चरवाहों और लास्ट चैप्टर तक हम आएंगे, बहुत बेहतरीन शुरुआत करेंगे। आपको एक एक चैप्टर समझ में आएगा पूरी तरीके से। धन्यवाद।